हेलो बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप। फर्स्ट वीडियो में मैग्नेटिक मूविंग चार्जेज एंड मैग्नेटिज्म के फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था बायो-सेवर्ट्स लॉ। सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर, और थर्ड वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर्स भी था। और फोर्थ वीडियो में हमने डिस्कस किया था मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कुलर कॉइल, आर्क के कारण भी और होल कॉइल के कारण भी। तो आज का टॉपिक है सर्कुलर कॉइल के एक्सिस पे किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का क्या होगा। तो इसके लिए भी हम बायो-सेवर्ट्स लॉ का ही यूज करते हैं। बायो-सेवर्ट्स लॉ के एप्लीकेशंस में ही ये आता है टॉपिक। तो आज का टॉपिक है मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट, या फिर मैग्नेटिक फील्ड at a point on the axis of a circular current carrying coil or loop. This is today's topic. Magnetic field on the axis, magnetic field at a point on the axis of a circular current carrying coil or loop. तो जैसे मान लेते हैं ये एक सर्कल है ऐसे, तो इसके सेंटर से और इस सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन पास करती है उसी को बोलते हैं उसका एक्सिस। तो यहाँ पे अभी जो हम सर्कुलर लूप ले रहे हैं वो कुछ इस तरह का ले रहे हैं। चलो एक ही बार में हो गया। और ये जो लूप जैसे दिख रहा है, हमने ये सर्कल यहाँ पे इसके प्लेन पे नहीं बनाया है। अगर इसके प्लेन पे बनाते तो सर्कल ऐसे बनाते। इस तरह का से दिखाने का मतलब है ये जो सर्कल है ये इस बोर्ड के प्लेन पे नहीं है। सर्कल का जो प्लेन है, सर्कल कुछ ऐसे है, यानी कि प्लेन ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द बोर्ड। सर्कल का प्लेन क्या होता है? सर्कल का प्लेन वो सरफेस है, इमेजिनरी या फिर प्रैक्टिकली पॉसिबल है, ऐसा सरफेस जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के हर पॉइंट से होकर के पास कर रहा है। तो यहाँ ये सर्कल हो गया, ये हो गया इसका सेंटर O, इस सर्कल का रेडियस ले लेते हैं A, रेडियस A हो गया। और ये सर्कल ऐसे है, बता रहा हूँ ये सर्कल कैसे है, ऐसे है। और इसके सेंटर से और इसके सर्कल के प्लेन के परपेंडिकुलर जो लाइन पास करेगा यही होगा इसका एक्सिस। इधर भी ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। सर्कल ऐसे है और उसके बीच से, उसके सेंटर से जो लाइन पास करेगा वही होगा उसका एक्सिस। इसके एक्सिस पे हम एक पॉइंट ले रहे हैं P, एंड वी हैव टू कैलकुलेट, अगर इसमें हम करंट ऐसे लेते हैं एंटी क्लॉकवाइज, सर्कल में करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज। करंट कितना है, I है। तो इस करंट कॉन्फ़िगरेशन के कारण हमें P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, और हमें यूज करना है बायो-सेवर्ट्स लॉ। बायो-सेवर्ट्स लॉ के लिए हम एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे, उसके कारण स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा dB म्यू नॉट बाई 4 पाई आइडियल
साइन थीटा अपॉन आर का स्क्वायर। तो अगर जिस आप लोगों ने वो वाला वीडियो बायो से वर्ष वाला वीडियो नहीं देखा है तो समझ में आएगा नहीं, तो सिस्टमेटिकली वीडियो 1 वीडियो 2 ऐसे करके देखोगे तो समझ में आएगा। अब इस फॉर्मूला में आर होता है उस पॉइंट का डिस्टेंस, कहाँ से, करंट एलिमेंट आइडियल से, जहाँ पे आपको मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे एक्चुअली हमें बायो-सेवर्स लॉ यूज करना है, तो पहले हमें एक आइडियल लेना पड़ेगा। हमें तो पूरे कॉइल के कारण चाहिए, लेकिन एक बार में मिलेगा नहीं, पहले हमें एक आइडियल के कारण dB चाहिए, स्मॉल वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट P। तो हम यहाँ पर एक करंट एलिमेंट यहाँ ले लेते हैं, यहाँ पे dl लेंथ का, और उसको मान लेते हैं कि वो किस पॉइंट पे सेंटर्ड है। dl स्मॉल लेंथ है, हम उसको मान सकते हैं C पॉइंट है, वो उस सेंटर्ड है C पॉइंट पे। तो आइडियल हमने ले लिया, करंट ऐसे है इसमें I, हमने आइडियल एक लिया है कहाँ पर, C पर, और इस आइडियल के कारण हमें अब पहले P पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है यूजिंग बायो-सेवर्स लॉ। तो R चाहिए होगा, तो R जो डिस्टेंस होगा वो ऐसे लेना होगा, ये हो जाएगा R, और R यहाँ पर हमें डिस्टेंस जो सेंटर से लेना है P पॉइंट का, वो डिस्टेंस है x। सेंटर से x डिस्टेंस पर P पॉइंट पे हमें मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है। ये डिस्टेंस x है और ये a है। अब ये जो सर्कल है कैसे है, ये सर्कल है ऐसे, सर्कल का प्लेन इस बोर्ड के प्लेन के परपेंडिकुलर है। तो ये ऐसे हुआ, ये हो गया इसका एक्सिस, और ये हो गया डिस्टेंस r। तो r हो जाएगा रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। यहाँ पे है एक्चुअली ऐसे है, तो यहाँ पे लिया है हमने, बिल्कुल यहाँ पे लिया, यहाँ पे सर्कल जो है वो ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है सर्कल ये, और ये हो गया इसका एक्सिस, और हमने यहाँ लिया है यहाँ पे, और ये हो गया R, और ये हो गया X, और ये हो गया पॉइंट P। तो अब इस आइडियल जो हमने C लिया है उसके कारण क्या करेंगे, पहले तो यहाँ पर माइंड में रखना है कि द प्लेन ऑफ कॉइल, द प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड, प्लेन ऑफ बोर्ड या पेपर। कॉइल ऐसे है, बी टेक आइडियल एट बी, हमने एक आइडियल लिया है कहाँ पर, C पे। तो आइडियल एट C की बात हो रही है, तो अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्स लॉ, बायो-सेवर्स लॉ, dB एट P, dB एट P, dB जो होगा वो होगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल साइन थीटा अपॉन R का स्क्वायर। तो dB इक्वल टू हो जाएगा म्यू नॉट बाई 4 पाई IDL। अब आ गया थीटा, तो थीटा एंगल होता है आइडियल और R के बीच में। अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्स लॉ थीटा एंगल होता है आइडियल और R के बीच में। ये सर्कल ऐसे है और हमने पॉइंट यहाँ पे लिया है, तो यहाँ पे जो बिल्कुल यहाँ पे लिया है ऐसे, यहाँ पे पॉइंट नहीं लिया है, ये पॉइंट जो है हमने इस डायरेक्शन में जो पॉइंट लिया है वो पॉइंट
इस बोर्ड पे लाई नहीं कर रहा है, वो पॉइंट सर्कल ऐसे है, वो पॉइंट कहीं यहाँ पे है। तो करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर इस कॉइल को ऐसे सोचे तो करंट तो ऐसे हो जाएगा, करंट ऐसे हो जाएगा। इस पॉइंट की अगर बात करेंगे तो करंट ऐसे हो जाएगा और आर ऐसे हो जाएगा। तो करंट के तरफ रखेंगे और आर के तरफ कर्ल करेंगे, करंट के तरफ रखा और आर के तरफ कर्ल करेंगे। थीटा एंगल की बात करेंगे तो सर्कल तो ये ऐसे है और ये जो ये पॉइंट है पी यहाँ पे है और ये आर ऐसे है, तो सर्कल ऐसे है और ये ऐसे है, आर ऐसे है। और टेंजेंट तो आइडियल तो टेंजेंट होगा, तो एंगल जो होगा वो हो जाएगा कितना 90 डिग्री, यानी कि साइन 90। आइडियल और आर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। और आर स्क्वायर की बात करेंगे तो आर स्क्वायर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, रूट हट जाएगा। अब यहाँ पे जो हमने लिया है आइडियल, उस पर टेंजेंट ऐसे हो जाएगा और आर ऐसे है, तो टेंजेंट आइडियल की तरफ रखेंगे और आर के तरफ कर्ल करेंगे। टेंजेंट की तरफ रखा, टेंजेंट जो है वो ऐसे है, ऐसे, और आर के तरफ कर्ल करेंगे। तो ऐसे कर्ल करेंगे तो ये थंब किधर इंडिकेट कर रहा है, ऐसे रखेंगे, करंट की तरफ रखना है, आइडियल की तरफ रखना है। आर तो ऐसे है ना, आर तो ऐसे है ना, ऐसे रख करके ऐसे कर्ल करेंगे तो ये थंब क्या हो जाएगा, इस सीपी लाइन के क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा आइडियल क्रॉस आर से। यानी कि dB जो है वो आ जाएगा म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आइडियल अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और इसका जो डायरेक्शन होगा इसको हमने मान लिया एलोंग पी सी डैश। अब ये पी सी डैश क्या हो, किधर होगा, तो पी सी डैश जो होगा इसको मिटाना पड़ेगा, पी सी डैश ऐसे हो जाएगा, ऐसे हमने इसको पी सी डैश माना। और ये जो पी सी डैश लाइन है ये सी पी के परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर टू सी पी। ऐसे रखा, ऐसे कर्ल किया, किधर हो जाएगा, ये थंब किधर जा रहा है, पी सी डैश के लॉन्ग। तो ये तो हो गया ड्यू टू करंट एलिमेंट एट सी, ये हो गया dB। अब हम करंट एलिमेंट, एक दूसरा करंट एलिमेंट C के जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ पर लेते हैं एक करंट एलिमेंट, जिसको कि हम सेंटर्ड मानते हैं D पॉइंट पे। तो D ये रेडियस तो A ही है और ये डिस्टेंस x है, तो ये डिस्टेंस भी तो सेम हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा सेम, रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर। और यहाँ पे हम रखेंगे करंट के तरफ रखेंगे और आर के तरफ कर्ल करेंगे। करंट तो ऐसे होगा, यहाँ पे ऐसे रखेंगे तो ये थंब ऐसे होगा, तो यानी कि यहाँ पर जो dB होगा, तो पहले यहाँ पे अब आगे क्या लिखना है कि आइडियल एट हम ले रहे हैं D, विच इज जस्ट डायमेट्रिकली अपोजिट टू C, हम D पे ले रहे हैं अकॉर्डिंग टू बायर-सेवर्स लॉ एट P। अब जो dB होगा उसका नाम हम लोग रख देते हैं dB डैश, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो देखेंगे तो सेम ही आएगा लेकिन डायरेक्शन अलग आएगा, तो dB डैश जो है वो इतना ही होगा। यहाँ पर भी टेंजेंट और आर के बीच एंगल 90 डिग्री ही होगा, तो ये एग्जैक्टली सेम होगा, बस यहाँ पर डायरेक्शन का वैल्यू अलग आ जाएगा, मैग्नीट्यूड बिल्कुल सेम आ जाएगा। डायरेक्शन का बात करते हैं तो डायरेक्शन जो होगा वो हो जाएगा
ऐसे हो जाएगा, यानी कि PD या DP के परपेंडिकुलर, तो इसको नाम दे देते हैं D डैश, PD डैश, इसको लिख देते हैं अलोंग PD डैश। और ये जो PD डैश है ये परपेंडिकुलर टू DP है, DP लाइन के क्या है, परपेंडिकुलर। अब इन दोनों के कारण मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड जो हमें मिला वो सेम मिल रहा है, और डायरेक्शन दोनों के कारण DB का डायरेक्शन है अलोंग PC डैश और DB डैश का डायरेक्शन है अलोंग PD डैश। ऐसे रखेंगे, R की तरफ कर्ल करेंगे, ऐसे होगा। इसके कारण ऐसे रखेंगे, R की तरफ कर्ल करेंगे, इधर होगा। R ऐसे है इस केस में, और इस केस में R ऐसे है। तो अब जो DB और DB डैश है उसको हम देख रहे हैं कि उसका वैल्यू जो है वो सेम है। तो ये जो था, ये था हमारा DB C डैश, और ये जो है ये है DB डैश विच इज अलोंग PD डैश। अब यहाँ पर इन दोनों को कंपोनेंट में रिजॉल्व करेंगे और फिर हमें मिल जाएगा जो चाहिए। तो यहाँ पर इस डायरेक्शन को हम लोग ले लेते हैं x एक्सिस, और इसको ले लेते हैं y एक्सिस, और ये वाला इसको नीचे वाले को ले, ये हो जाएगा y डैश। अब यहाँ पर करते हैं लेट एंगल CPO इज फाई। लेट एंगल CPO इज इक्वल टू फाई। तो सिमेट्री से ये भी फाई होगा और ये भी फाई होगा, और ये वाला एंगल भी फाई होगा। ये वाला जो लाइन है PY ये OX के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है PC डैश वो CP के परपेंडिकुलर है। तो जितना ये ऐसे जाएगा उतना ही ऐसे होना चाहिए ये, यानी कि जितना ये एंगल होना चाहिए उतना ही ये एंगल होना चाहिए। इसमें नॉर्मल लॉजिक है कि ये जो लाइन है PY ये इस वाले के परपेंडिकुलर है, और ये जो लाइन है PC डैश वो इसके परपेंडिकुलर है CP के। तो इस वाले से जितना इधर जाएंगे उतना ही एंगल इससे इस पे जाएंगे। ये इसके परपेंडिकुलर है और ये इसके परपेंडिकुलर है, तो जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल ये होगा। बिकॉज ये एंगल जो है ये हो जाएगा 90 माइनस फाई, तो ये एंगल 90 माइनस फाई है, तो उससे भी ये एंगल क्या होना चाहिए, फाई होना चाहिए, क्योंकि फिर ये एंगल भी 90 माइनस फाई होगा। अब हम DB का कंपोनेंट लेंगे तो इधर हो जाएगा वेक्टर जिस लाइन के साथ एंगल बनाता है उधर कॉस वाला होता है, तो इधर हो जाएगा DB कॉस फाई और इधर हो जाएगा DB साइन फाई। सिमिलरली DB डैश का करेंगे तो DB डैश का कंपोनेंट इधर हो जाएगा DB डैश साइन फाई और इधर हो जाएगा DB डैश कॉस फाई। यहाँ पर मैग्नीट्यूड हम देख रहे हैं कि DB का मैग्नीट्यूड इक्वल है DB डैश के। इसका मतलब है कि DB कॉस फाई एंड DB डैश कॉस फाई
इक्वल एंड अपोजिट क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। ये वाला इस वेक्टर का इफेक्ट इधर है वाई एक्सिस के अलॉन्ग डी बी कॉस फाई, और इधर है इफेक्ट यानी कि कंपोनेंट डी बी डैश कॉस फाई, दोनों इक्वल एंड अपोजिट हैं, कैंसिल हो जाएंगे। और इन दोनों वेक्टर का डी बी का और डी बी डैश का जो कंपोनेंट या इफेक्ट एक्स के अलॉन्ग था, ये दोनों सिंपली क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो हमें तो चाहिए पूरे कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड। अब ये तो दो करंट एलिमेंट के कारण ऐसा हुआ कि एक्स वाले कंपोनेंट ऐड हो जाएंगे, वाई वाले कैंसिल हो जाएंगे। अब हम अगर इस सेगमेंट में कोई करंट एलिमेंट, सपोज अगर हम यहाँ लेते हैं, कोई अगर हम करंट एलिमेंट यहाँ पे ले रहे हैं, तो इसके कारण जो डीबी होगा वो कुछ इधर होगा या ऐसे होगा। उसका एक कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग होगा और एक कंपोनेंट वाई के अलॉन्ग होगा। और इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ लेते हैं, यहाँ पे कोई लेते हैं, इसके डायमेट्रिकली अपोजिट यहाँ लेते हैं, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कुछ इस तरफ होगा। किस प्लेन में होगा, किस तरफ होगा, इधर ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। उसका भी एक कंपोनेंट एक्स के अलॉन्ग होगा और एक कंपोनेंट वाई डैश के अलॉन्ग होगा। तो इस सेगमेंट में कोई भी, इस वाले पोर्शन में, इस पोर्शन में कोई भी करंट एलिमेंट लेंगे, उसका मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इधर इधर कहीं पे होगा। उसका एक कंपोनेंट एक्स में होगा और एक कंपोनेंट वाई में होगा। और फिर इस सेगमेंट में, इस वाले सेगमेंट में कोई करंट एलिमेंट लेंगे, उसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कुछ इस तरफ होगा, और उसका एक कंपोनेंट एक्स में होगा और एक कंपोनेंट वाई डैश में होगा। तो सारे डायमेट्रिकली अपोजिट करंट एलिमेंट के कारण जो डीबी होंगे, उसका साइन वाला ऐड होता जाएगा और कॉस वाला कैंसिल हो जाएगा। Therefore, total magnetic field at P due to the circular loop. Therefore, total magnetic field at P due to the circular loop बी जो होगा वो सिंपली इंटीग्रल होगा डी बी साइन फाई का या डी बी डैश साइन फाई का, इंटीग्रेशन ऑफ डी बी साइन फाई। अब कुछ बच्चों को लगता है कि व्हाई नॉट डी बी साइन फाई प्लस डी बी डैश साइन फाई। डी बी साइन फाई था इसके कारण, सी वाले करंट एलिमेंट के कारण, और डी बी डैश साइन फाई था डी वाले करंट एलिमेंट के कारण। तो इस तरह से इस हाफ में जो एक करंट एलिमेंट लेंगे कहीं पर, उसके करस्पॉन्डिंग इस वाले सेगमेंट में एक करंट एलिमेंट होगा। तो सबके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होंगे उनके डीबी वाले, डीबी कॉस वाले, वाई के अलॉन्ग जो कंपोनेंट होंगे वो तो कैंसिल होते रहेंगे, एक्स वाले ऐड होते रहेंगे। ये तो हुआ डीबी साइन फाई और डीबी डैश साइन फाई, एक पेयर के कारण हुआ। अगर हम एक और पेयर लेंगे तो 1 2 3 4 हो जाएंगे, डीबी साइन फाई, डीबी डैश साइन फाई, फिर दूसरा कुछ होगा, फिर और एक पेयर लेंगे तो फिर साइन वाले ऐड होगा, कॉस वाला कैंसिल होता रहेगा। यानी कि सिंपली साइन वाले सारे कंपोनेंट को क्या करना है, ऐड करना है। तो 2 लेने का मतलब नहीं है कि एक लेकर के पूरे लेंथ का कर ले तो हमारा हो गया डीबी साइन फाई, बिकॉज सारे साइन कंपोनेंट, साइन वाले एक्स के अलॉन्ग जितने भी डीबी के कंपोनेंट है वो सब ऐड हो करके टोटल मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो इसलिए B इज सिंपली इंटीग्रेशन ऑफ डीबी साइन फाई, यानी कि सारे साइन वाले कंपोनेंट को हमें ऐड करना है। तो ये हो जाएगा, डीबी का वैल्यू डालेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट बाई 4 पाई आई डी एल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू
साइन फाई। तो फिर ये कितना आ जाएगा, फिर ये आ जाएगा b इज इक्वल टू, जो कांस्टेंट है वो बाहर ले लेते हैं, तो म्यू नॉट बाई 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर हो गया। बच गया इंटीग्रेशन में क्या, dl, और फिर अलग है साइन फाई, साइन फाई। तो ये हो गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और जब dl का इंटीग्रेशन करेंगे तो dl 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 सारे dl ऐड होकर के इस सर्कल का क्या बनेगा, सरकमफ्रेंस। dl 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 सारा dl dl ऐड करेंगे तो सर्कल का सरकमफ्रेंस, रेडियस a था तो सरकमफ्रेंस हो जाएगा 2 पाई a इंटू साइन फाई। तो ट्रायंगल याद करो, ट्रायंगल में ये एंगल फाई था, ये था रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और ये जो लेंथ था p का सेंटर से कितना था, x। तो साइन थीटा होगा इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो ये हो जाएगा a डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये आ गया म्यू नॉट डिवाइडेड बाई 4 पाई आई अपॉन, अब ये पाई से पाई कैंसिल, और ये 2 से ये 4 कैंसिल, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट बाई 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है यहाँ, और यहाँ है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पर पावर हाफ, रूट मतलब पावर हाफ, तो यहाँ पर पावर 1 और यहाँ पे पावर हाफ, तो 1 प्लस हाफ क्या हो जाएगा 3/2, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर पे पावर हो जाएगा 3/2 आई है, और इधर हो जाएगा a इंटू ए, क्या हो जाएगा a का स्क्वायर। b इतना हो गया, और हमने देखा किधर हो जाएगा, डायरेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस, यानी कि अलोंग px, यानी कि अवे फ्रॉम द लूप। करंट था एंटी क्लॉकवाइज। तो ये हो गया मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला। ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ द कॉइल। अब इसी में फॉर n टर्न्स, अगर कॉइल में जो वायर है उसमें n टर्न्स हैं, तो b जो है वो सिंपली हो जाएगा म्यू नॉट n आई a स्क्वायर अपॉन 2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टू द पावर 3/2 along px, यानी कि अबे, कब, जब कॉइल में करंट क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। अब इसमें कुछ केसेज हैं, वो समझना है अच्छे से। some points वेरी इंपॉर्टेंट। पहला पॉइंट है कि हमने देखा कॉइल में जो था
वो करंट था एंटी क्लॉकवाइज और सेंटर से x डिस्टेंस पे p पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो था वो BP जो था वो क्या था, अवे था। BP क्या था, अवे फ्रॉम द लूप था, px के अलॉन्ग था। तो याद क्या रखना है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज होगा, एक्सिस में किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा वो उस कॉइल से अवे होगा। और अगर इसमें करंट होता क्लॉकवाइज, करंट होता क्लॉकवाइज, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड किधर होगा, तो P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो BP होगा वो इस वाले केस में टुवार्ड्स द कॉइल होगा। करंट क्या है, क्लॉकवाइज, तो टुवार्ड्स द कॉइल होगा BP का डायरेक्शन, टुवार्ड्स द कॉइल। किसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड एट P का डायरेक्शन किधर होगा, टुवार्ड्स द कॉइल। वो कैसे कि अगर करंट क्लॉकवाइज होगा, अगर जो करंट इसमें हमने जो डेरिवेशन किया है उसमें हमने करंट लिया था एंटी क्लॉकवाइज, अगर हम करंट लेते क्लॉकवाइज तो इस P पॉइंट पे इस वाले C वाले करंट एलिमेंट के कारण जो डायरेक्शन होता उसमें करंट तो अब ऐसे लेना होगा, ऐसे करते तो इधर होता, dB इधर होता। P पॉइंट पे जो C के कारण जो करंट C पर जो करंट एलिमेंट आइडियल था उसके कारण dB इधर होता और C के डायमेट्रिकली अपोजिट ऐसे लेना पड़ता और ऐसे कर्ल करना पड़ता, इधर होता, ऐसे हो जाता, यानी कि dB ऐसे होता और dB डैश ऐसे हो जाता। तो यहाँ पर ये वाला कंपोनेंट और ये वाला कंपोनेंट कैंसिल हो जाते और इधर वाले ऐड हो जाते, इधर तो कोई कंपोनेंट होगा ही नहीं। dB डैश का और dB का कंपोनेंट इधर वाले जो कॉइल के सेंटर के तरफ होते वो ऐड हो जाते इंटीग्रेशन में। तो करंट के डायरेक्शन के चेंज होने से मैग्नीट्यूड, अगर डिस्टेंस जो है वो सेम है, x ही है और रेडियस सेम है, तो करंट के डायरेक्शन के रिवर्स होने से मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होता, बस डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस चेंज हो जाता है। करंट एंटी क्लॉकवाइज अवे, करंट क्लॉकवाइज टुवार्ड्स। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1। अब इसमें एक और बात है, इस सर्कुलर लूप में ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि हमें कॉइल को जो करंट है, जैसे ये कॉइल है इसमें हम करंट दिखा रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज और इसके एक्सिस पे P पॉइंट पे हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो होगा अवे। अब इसी कॉइल के एक्सिस पर अगर हम इधर पॉइंट लेते हैं तो हमें तो अब मतलब होगा सेम कॉइल के लेफ्ट वाले फेस से मतलब होगा। तो इस कॉइल को अगर हम राइट से देख रहे थे और पॉइंट हम राइट में ले रहे थे तो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड जो पूरे कॉइल के कारण था वो अवे था, जब करंट क्या था, एंटी क्लॉकवाइज। सेम कॉइल को अगर दूसरे तरफ से देखेंगे तो करंट हमें मिलेगा क्लॉकवाइज। तो अगर हम पॉइंट P यहाँ पे लेते हैं तो इसी कॉइल के राइट के तरफ एक्सिस पे मैग्नेटिक फील्ड तो अवे है, लेकिन इसी कॉइल के लेफ्ट के तरफ से हम देखेंगे तो हमें करंट नजर आएगा क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज होने पर याद रखना है, क्लॉकवाइज होने के बाद मैग्नेटिक फील्ड हमेशा टुवार्ड्स द कॉइल होता है, तो इस पॉइंट पे BP का डायरेक्शन टुवार्ड्स द कॉइल होगा। मतलब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, तो अगर पॉइंट राइट में है, इसका मतलब है कि राइट में है तो मैग्नेटिक फील्ड कॉइल से अवे,
और अगर पॉइंट आप लेफ्ट की तरफ ले रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन टुवर्ड्स द कॉइल होगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, समझने की बात है। इस पर काफ़ी कंसेप्चुअल और न्यूमेरिकल में ये काम देगा। अब जैसे नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, एट द सेंटर ऑफ कॉइल की बात करेंगे। एट द सेंटर ऑफ कॉइल, तो सेंटर ऑफ कॉइल पर तो x जो है x तो 0 हो जाएगा। तो एट द सेंटर ऑफ कॉइल हमने x लिया था, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P, मतलब अगर हम पॉइंट P को कॉइल के सेंटर पे ले रहे हैं तो x क्या हो जाएगा 0। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, B इजिकल टू म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। x 0 डालेंगे तो क्या आ जाएगा म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2 a और स्क्वायर है, a तो 0 हो गया और a पे स्क्वायर है इंटू 3/2 करेंगे तो 2 कैंसिल, a पे पावर क्या हो जाएगा q, तो ये स्क्वायर कैंसिल, तो ये q कैंसिल, तो ये फार्मूला आ जाएगा म्यू नॉट NI/2a। ऑलरेडी हम लोग सेंटर वाला फार्मूला ड्राइव कर चुके हैं, सेंटर वाला फार्मूला आ गया, यही तो था सेंटर का फार्मूला म्यू नॉट NI/2a। और हमने वहाँ भी देखा था करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर सेंटर पे अवे फ्रॉम द कॉइल, और करंट क्लॉकवाइज तो इनवर्ड, परपेंडिकुलर टू द सेंटर एंड इनवर्ड। तो सेम ये फार्मूला आ गया यहाँ पे। थर्ड पॉइंट है कि इफ द पॉइंट P, जहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड निकाल रहे थे एक्सिस पे, इफ द पॉइंट P इज फार अवे, मतलब जो x है वो मच ग्रेटर देन a है, मतलब सीन ऐसा है कॉइल और पॉइंट P यहाँ है, इस तरह का। इसका रेडियस a जो है ये तो बहुत छोटा हुआ, x a हो गया, तो x के साथ a स्क्वायर का जो ऐड या माइनस जो भी होगा वो, यानी कि a स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन द फॉर्मूला। तो b जो है वो हो जाएगा म्यू नॉट NIA स्क्वायर। अब ये a स्क्वायर नेग्लेक्टेड में ये नहीं होगा क्योंकि ये तो प्रोडक्ट में है, और ए स्क्वायर को इसलिए नेगलेक्ट करते हैं कि ए स्क्वायर का वैल्यू काफ़ी छोटा हो जाएगा क्योंकि एक्स के कंपैरिजन में। एक्स के साथ ऐड और माइनस वाला जो ए स्क्वायर होगा उसको नेगलेक्ट करेंगे, तो म्यू नॉट NIA स्क्वायर डिवाइडेड बाय ये फॉर्मूला होता था 2x स्क्वायर तो हो गया, लेकिन ए स्क्वायर को यहाँ पे नेगलेक्ट करेंगे, इस वाले को नहीं करेंगे, तो ये उसको नेगलेक्ट कर दिया, तो ये हो गया पावर 3/2। तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा म्यू नॉट NIA स्क्वायर अपॉन 2x टू द पावर q। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा दूसरे फॉर्म में लिखना है, म्यू नॉट NI पाई से ऊपर भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और नीचे भी 2πx3। इसका भी कारण है, अभी समझ में आ जाएगा। पाई से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो ये हो गया म्यू नॉट NIA अपॉन 2πx3। अब ये जो NIA है
ये होता है एक टर्म जो आगे डिटेल में पढ़ना है, अभी इसको m से डिनोट करते हैं। m और फिर इसको 2πx³ है। अब इसको लिखने का तरीका है ऊपर 2 तो ये हो जाएगा 4। ये फॉर्मूला हो गया μ0 2m/4πx²। अब यहाँ पर ये m क्या है, m लाने के लिए ही हमने ऊपर नीचे पाई से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया था, और NIA आ गया था। a किसके बदले में आया था, πa² के बदले में। हेयर a जो है पहले वो है πa², और m जो है वो है NIA के बदले में, और इस m को कहते हैं m मतलब a मतलब πa² का मतलब है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द कॉइल, और NIA के बदले में हमने m लिखा है। तो NIA को कैपिटल M लिखा है, ये है, इसको बोलते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करेंट लूप। M = NIA है, इसको कहते हैं मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ऑफ द करेंट लूप। अब ये क्या आ गया, तो ये फॉर्मूला है, ये इंपॉर्टेंट है, ये भी फॉर्मूला B = μ0 2m/4πx³। अब ये क्या है, इसको हमें डिटेल में पढ़ना है, आगे पढ़ना है डिटेल में मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट। अब इसको अभी के सेंस में समझो कि जैसे हमने देखा कि सर्कुलर कॉइल में करंट एंटी क्लॉकवाइज था, तो उसके कारण उसके एक्सिस पे इस पॉइंट पे P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड BP जो था वो अवे था, और इसी कॉइल के लेफ्ट के तरफ पॉइंट लेंगे अगर हम P, तो यहाँ पे जो BP होगा वो होगा, उसका डायरेक्शन होगा टुवर्ड्स द कॉइल, क्योंकि लेफ्ट फेस पे करंट हो जाएगा क्लॉकवाइज। अब अगर हम छोटा सा एक बार मैग्नेट लेते हैं ऐसे, और ये है इसका नॉर्थ पोल, एक छोटा सा मैग्नेट लेते हैं ऐसे, ये है इसका साउथ और ये है इसका नॉर्थ, तो इसके कारण इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा वो भी तो अवे होगा, और इसके कारण जो इस P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड होगा साउथ पोल के कारण वो भी टुवार्ड्स होगा। इसका मतलब है कि सर्कुलर करंट लूप एक टाइनी डायपोल की तरह एक्ट, टाइनी बार मैग्नेट की तरह मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन वाइज प्रोड्यूस कर रहा है। नॉर्थ पोल भी वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस करता, जैसा कि ये करंट लूप कर रहा है, करंट है एंटी क्लॉकवाइज, तो राइट के पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड अवेक डायरेक्शन में प्रोड्यूस कर रहा है। नॉर्थ पोल होता तो वो भी मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पर अवेक प्रोड्यूस करता। सिमिलरली लेफ्ट के तरफ पॉइंट P पे मैग्नेटिक फील्ड राइट टुवर्ड्स द कॉइल हो रहा है डायरेक्शन में, और इस पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ है उसका भी डायरेक्शन साउथ पोल की तरफ है। तो इसका मतलब है कि एक सर्कुलर करंट लूप behaves like a tiny bar magnet, और a tiny bar magnet को हम लोग बोल सकते हैं मैग्नेटिक डायपोल।
जैसे इलेक्ट्रिक डाइपोल दो चार्ज था, उनके बीच डिस्टेंस काफ़ी छोटा, दो स्मॉल चार्ज सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। वैसे ही एक टाइनी डाइपोल जिसमें कि दो पोल्स होंगे, दोनों का पोल स्ट्रेंथ होगा स्मॉल, वीक पोल स्ट्रेंथ, और उनके बीच का डिस्टेंस भी काफ़ी कम, तो उसको हम मैग्नेटिक डाइपोल, एक टाइनी बार मैग्नेट को हम मैग्नेटिक डाइपोल कह सकते हैं। तो उसके साथ भी उसी तरह का होगा, जैसे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के साथ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट होता था, वैसे ही मैग्नेटिक डाइपोल के साथ उसका एक कैरेक्टर एसोसिएटेड होता है जिसको कि बोलते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। इसके बारे में डिटेल में आगे पढ़ना है। तो यहाँ पर सिंपली ये देखना है कि ये सर्कुलर लूप बिहेव्स, ए सर्कुलर या लूप, ये सर्कुलर करंट लूप, हमने यहाँ क्या देखा, ये सर्कुलर करंट लूप behaves like a tiny bar magnet। टाइनी बार मैग्नेट का मतलब है बिहेव्स लाइक ए मैग्नेटिक डाइपोल एंड हेंस इट हैज ए फिजिकल क्वांटिटी एसोसिएटेड विथ इट दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, जिसका के फॉर्मूला होता है n इज नंबर ऑफ टर्न्स, I इज करंट एंड A इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। m जो है वो वेक्टर भी होता है, m वेक्टर इज इक्वल टू NIA वेक्टर। इसके बारे में डिटेल आगे पढ़ना है। दिस इज ऑल्सो ए वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो यहाँ पर हमने क्या देखा कि अगर एक सर्कुलर लूप है और उसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो वो नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है। तो उसमें नॉर्थ पोल की तरह बिहेव करता है तो नॉर्थ पोलैरिटी का उसमें इफेक्ट है अगर करंट है एंटी क्लॉकवाइज। तो सिमिलरली सेम कॉइल को दूसरे तरफ से देखते हैं तो हमें करंट अपीयर होता है क्लॉकवाइज, तो उसके कारण मैग्नेटिक फील्ड उसी के तरफ, सेम लाइक ए साउथ पोल। तो अगर एक सर्कुलर कॉइल है और उसमें करंट क्लॉकवाइज है तो वो साउथ पोल के तरह बिहेव करता है। कैसा बिहेव करता है? साउथ पोल के तरह बिहेव करता है। इसके बारे में डिटेल में आगे हम लोग करते रहेंगे। अब अगर ऐसे आपको दिखा रखा है, कोई लूप ऐसे दिखा रखा है, ये है सेंटर, इधर दिखा रखा है x, इधर दिखा रखा है y, और ये है z, और अगर इसमें करंट जो है वो एंटी क्लॉकवाइज है, करंट इसमें ऐसे है, और ये जो लूप है ये एक्स वाई के प्लेन में है। तो बस इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर आपको कॉइल में एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा है, चाहे उसका प्लेन कैसे भी हो, कॉइल का कैसे भी प्लेसिंग हो, अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज दिखा रखा है उसके एक्सिस में पर उसके तरफ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो क्या होगा? अवे होगा। तो यहाँ पर दिखा रखा है कैसे? एंटी क्लॉकवाइज। तो इस पॉइंट P पे
मैग्नेटिक फील्ड जो होगा BP वो होगा अलोंग जेड एक्सिस हो गया ना, ये जेड एक्सिस क्या हो गया, कॉइल का एक्सिस हो गया। अब यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि इधर पॉइंट लेना है या कैसे है, पॉइंट तो सामने में दिख रहा है और जिधर से हम देख रहे हैं उधर करंट कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज है, तो बस हो गया। अब एक करना है, अब इसी कॉइल में अगर करंट कर देता क्लॉकवाइज, तो अब इस P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा BP का डायरेक्शन ऐसे हो जाएगा टुवार्ड्स द कॉइल। BP का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, टुवार्ड्स द कॉइल, बस। करेंट एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना है कि अगर करंट एंटी क्लॉकवाइज है जिस फेस में, उस तरफ अगर आप पॉइंट लेंगे तब अवे, अगर आप पॉइंट दूसरे तरफ लेंगे तब टुवार्ड्स द कॉइल हो जाएगा। जैसे अगर इस कॉइल में दिखा रखा है करंट एंटी क्लॉकवाइज, तो इस P पॉइंट पे BP तो अवे होगा, BP जो होगा वो ऐसे होगा, लेकिन इसी में अगर आपको पॉइंट यहाँ पे लेना होगा इधर लेफ्ट के तरफ, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होगा उसका डायरेक्शन टुवार्ड्स द कॉइल हो जाएगा। सिमिलरली अगर इसमें करंट एंटी क्लॉकवाइज होता, क्लॉकवाइज होता तो यहाँ उल्टा हो जाएगा। B पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इस तरफ इधर हो जाएगा और इस तरफ वाले फेस के में करंट क्या हो जाएगा, हमें अपीयर होगा क्लॉकवाइज। राइट के तरफ से देख रहे हैं तब हमें करंट मिल रहा है क्लॉकवाइज, तो लेफ्ट की तरफ से एंटी क्लॉकवाइज, तो अब ऐसे हो जाएगा BP। फोर, अब इसमें एक दिखा रखा है, एक कॉइल ऐसे दिखा रखा है और दूसरा कॉइल ऐसे दिखा रखा है। ये कॉइल के बारे में कह रहा है कि ये इसका जो प्लेन है ये हॉरिजॉन्टल है और इसका जो प्लेन है ये वर्टिकल है एलोंग वाई, इसका जो प्लेन है वो हॉरिजॉन्टल है। यानी कि कॉइल A और कॉइल B का जो प्लेन है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इस पॉइंट पे मान लेते हैं पूछ रहा है मैग्नेटिक फील्ड, इस पॉइंट पे इसमें भी करंट दिखा रखा है एंटी क्लॉकवाइज, इसमें भी करंट दिखा रखा है एंटी क्लॉकवाइज। इसमें करंट I1 है, इसमें करंट I2 है, दोनों का रेडियस जो है सेम है। R क्या है, दोनों का सेम है, लेकिन एक में करंट है I1 और एक में करंट है I2। अब पूछ रहा है रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड एट P, तो P पॉइंट दोनों के एक्सिस पे लाई कर रहा है। ये कॉइल ऐसे है तो इसका एक्सिस ऐसे हो गया, ये कॉइल ऐसे है इसका एक्सिस ऐसे हो गया, दोनों का प्लेन एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। तो इसके कारण करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो अवे हो जाएगा, और ये हॉरिजॉन्टल है तो इसके, और करंट एंटी क्लॉकवाइज है तो इसके कारण भी मैग्नेटिक फील्ड ऐसे हो जाएगा B2। और मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला एक्सिस के लिए अभी भी हमने डिस्कस किया, म्यू नॉट NIA, N इज नंबर ऑफ टर्न, अगर दिया है तो ठीक है, NIA स्क्वायर अपॉन 2 रूट अंडर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर टू द पावर 3/2। ये डिस्टेंस भी x दे रखा है
ये डिस्टेंस भी x दे रखा है। तो इसके कारण इधर हो जाएगा, इसके कारण इधर हो जाएगा। और अगर इसमें कई तरह से एनालाइज करके क्वेश्चन पूछा है, अगर I1 भी इक्वल हो जाए I2 के और रेडियस भी सेम है, x भी सेम है, तो B1 और B2 का स्ट्रेंथ सेम हो जाएगा। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। रिजल्टेंट बी नेट जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। और बी नेट कितना हो जाएगा, √अंडर B1² प्लस B2²। वेक्टर का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यूज होता है। तो यहाँ पर B1 और B2 दो वेक्टर जो है वो परपेंडिकुलर हैं, तो रिजल्टेंट वाला फार्मूला में कॉस वाला टर्म 0 हो गया, B1² प्लस B2² हो गया। बी निकालने के लिए ये फार्मूला लगाना है। और अगर I1 I2 को हम सेम कर दें तो बी नेट जो होगा वो बिल्कुल बीचों बीच जाएगा। बाकी सारा पैरामीटर जो है वो सेम है। करंट के बारे में है I1 I2। और अगर I1 ज़्यादा हो I2 से, I1 क्या हो, ज़्यादा हो I2 से, तो B1 का मैग्नीट्यूड ज़्यादा हो जाएगा। B1 जो है वो इस तरफ हो जाएगा ऐसे। तब ये एंगल पहले कितना था, 45 डिग्री। इस तरह से एनालाइज करके दे देगा। तो अब इसको पैरेललोग्राम से बनाइएगा तो एंगल जो होगा वो होगा लेस। बी नेट जो होगा वो एक्स एक्सिस के साथ, पहले वाले केस में जब I1 क्या था, I2 था, तो 4 ऑप्शन दे देगा और कहेगा थीटा इक्वल टू 45 डिग्री। बी नेट जो है वो 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस इस वाले केस में होगा। लेकिन जब I1 बड़ा हो जाएगा I2 से तो थीटा इज लेस देन 45 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। सिमिलरली अगर I1 को छोटा कर दें I2 से तो बी नेट, फिर ये B2 का वैल्यू ज़्यादा हो जाएगा, तो B2 के एरो का लेंथ ज़्यादा लेना पड़ेगा ऐसे, और B1 का एरो का लेंथ जैसे था वैसे होगा। तो रिजल्टेंट जो होगा वो कुछ ऐसे जाएगा। तो ये वाला जो एंगल है ये ग्रेटर हो जाएगा 45 डिग्री से। तो इस तरह से है कंसेप्ट। सिंपली यही है, करंट एंटी क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे अबे, करंट क्लॉकवाइज, मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस पे टुवार्ड्स द कॉइल। फार्मूला ये लगाना है। फिर मैग्नीट्यूड डायरेक्शन को एनालाइज करके जैसे दे रखा है वैसे कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 5 में हम लोग डिस्कस करेंगे प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल एट द सेंटर, या फिर ऑन द एक्सिस, या फिर ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए सर्कुलर आर्क। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।